नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अनुपम के सिंह पर। मतगणना हो गई है। ये 2-3 महीने की पूरी जो गहमा-गहमी थी वो बीत चुकी है और जो चुनावी चर्चाएं थी चल रही थी लगातार, ये सब अब खत्म हो चुकी है। अब नई सरकार बनने वाली है। इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं कि अब आगे क्या होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन दबा लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। सवाल ये है कि अब आगे क्या। चुनाव हो गया, 240 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नायडू नीतीश साथ में आ गए। एनडीए गठबंधन के पास बहुमत से 30 से भी अधिक सीटें आ गई। मोदी जी G7 समिट में हिस्सा लेने जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर इटली भी निकल रहे हैं। अब आगे क्या। हाँ, मंत्रिमंडल के गठन में कुछ पेंच फंस सकता है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के पास 28 सांसद हैं मिलाकर, और ये दोनों कड़े मोलभाव के लिए जाने जाते रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती का विकास करना है और इसके लिए केंद्र से फंड्स की उन्हें जरूरत है। इसीलिए इसकी संभावना कम है कि वो पीछे हटेंगे। और हाँ, जिस तरह से बिहार में चिराग पासवान पीएम नरेंद्र मोदी को अपने अभिभावक के रूप में देखते हैं, ऐसे ही आंध्र प्रदेश में पावर स्टार पवन कल्याण उनका सम्मान करते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू जरा भी गड़बड़ करते हैं तो जनसेना अगले 5 साल उनकी नाक में दम कर देगी। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से बयानबाजी खूब होगी। छुटभैये काफी नेता हैं, उन्हें बिहार की कोई खास चिंता भी नहीं। इसीलिए अगर वो पलट भी जाते हैं तो उन्हें घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ कम से कम सत्ता में तो रहेंगे और मंत्रालय वगैरह तो मिलेंगे, तो इसीलिए वो इधर ही रहेंगे। इसीलिए ये भूल जाइए कि नायडू और नीतीश पलटेंगे। और हाँ, अगर जदयू और टीडीपी दोनों चली जाती है तब भी इंडी वालों की सरकार नहीं बन पाएगी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता इन दोनों में से। कारण ये कि 3 निर्दलियों और एक सांसद वाली 7 छोटी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दे दिया है, उनमें भरोसा जताया है। अब कांग्रेस वाले जश्न मना रहे हैं कि भाजपा बहुमत से पीछे रह गई है। चमचे सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि जनता ने तमाचा जट दिया है। ठीक है, फिर अब कोई भ्रष्टाचारी नेता विपक्ष का जेल जाएगा तो तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि देश में तानाशाही आ गई। तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि मोदी ने सभी संस्थानों को अपने कब्जे में ले रखा है। तुम ये भी नहीं कहने लायक रहोगी कि लोकतंत्र खतरे में है। अगर मोदी कमजोर हो गया है ना भाई, कमजोर व्यक्ति कैसे लोकतंत्र की हत्या कर सकता है, कैसे तानाशाही ला सकता है, कैसे सभी संस्थाओं को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। कमजोर प्रधानमंत्री, कमजोर पार्टी, कमजोर सरकार, यही कह रहे थे ना तुम लोग। तो आगे जो भी निर्णय होंगे उनका विरोध करते वक्त कम से कम तानाशाही और ये लोकतंत्र की हत्या, ये सब वाली बातें तो नहीं ही करनी चाहिए। अब विपक्षी दलों ने तो एक तरह से खून चख लिया है, आप समझ लीजिए। किसान आंदोलन याद कीजिए, जाटों और सिखों को सरकार के खिलाफ सड़क पर उतार दिया गया था। लाल किले से तिरंगा हटाया गया, राष्ट्र ध्वज को अपमानित किया गया, वहां खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया जिस लाल किले से प्रधानमंत्री राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। शाहीन बाग की खातूनें कितने दिनों तक बैठी रही आंदोलन पर, दिल्ली महीनों बंधक बनी रही, उन्हें किसी ने न रोका न टोका। परिणाम, दिल्ली में दंगे हुए, हिंदुओं की जाने गई, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बदनामी हुई। सो अलग जाटों, सिखों और मुस्लिमों के बाद चुनाव के समय इसी तरह कभी राजपूतों के आंदोलन को हवा दी गई, कभी दलितों को आरक्षण खत्म कर दिए जाने का के नाम पर डराया गया। जातिगत आरक्षण की मांग ये लोग लगातार कर रहे हैं। अब ये मजहबी और जातीय लड़ाइयों को और धार देंगे, इसमें ये केरोसिन तेल डालेंगे, चिंगारी बुझने ना पाए इसके लिए फूंक मारते रहेंगे। सावधान रहिए, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब तक आपसी संघर्षों को हवा देने वाले इतने कंटेंट भर दिए जाएंगे कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। झूठ को सच बनाकर परोसा जाएगा, हिंसा होगी और ट्विटर पर आईटी सेल जो है भाजपा का, वो नैरेटिव बनाता रहेगा। हो गया काम तमाम। उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे अधिक ये लोग उत्साहित हैं। जिस भाजपा ने 2014 में यहाँ 71 सीटें जीती थी और 2019 में 62 सीटें अपने नाम की थी, वो इस बार मात्र 33 सीटों पर सिमट गई। इनमें से 14 सीटें ऐसी है जहां भाजपा की जीत का मार्जिन मायावती की बसपा को मिले वोटों से कम है। यानी बसपा नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में भाजपा मात्र 19 सीटों पर सिमट जाती। सोचिए, 80 में मात्र 19।
समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत ली है। यह इसका अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन है। इससे पहले 2004 के चुनाव ने सपा ने 35 सीटें जीती थी, तब मुलायम सिंह यादव थे। इस पर अलग अलग विश्लेषण हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कोई कह रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के हिसाब से टिकट वितरण नहीं हुआ, कोई कह रहा विकास कार्यों में विस्थापित लोगों को मुआवजा दिए जाने में गड़बड़ी हुई, कोई बसपा के वोटरों के सपा की तरफ जाने के आंकड़े गिना रहा, कोई आरक्षण खत्म किए जाने वाले विपक्ष के दुष्प्रचार को इसका श्रेय दे रहा, कोई स्थानीय उम्मीदवारों के नकारेपन पर ठीकरा फोड़ रहा, तो कोई मुस्लिम ध्रुवीकरण को इसका जिम्मेदार बता रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगले 5 साल सरकार चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी, बड़े फैसले भी होंगे। लेकिन सवाल ये है कि भाजपा और हिंदुत्व के जो कोर एजेंडे हैं सालों से, उनका क्या होगा? क्या वर्शिप एक्ट खत्म किया जाएगा? काशी, मथुरा और भोजशाला जैसे मंदिरों से अतिक्रमण हटेगा या नहीं? वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? बार बार चुनाव के कारण देश पर इतना आर्थिक बोझ पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं सरकारी खजाने से। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू हो पाएगी? क्या एनआरसी आ पाएगी? नहीं आएगी तो घुसपैठियों की समस्या से पहले ही जो इतनी विकट हो चुकी है, आगे वो बढ़ती ही चली जाएगी। क्या वक्फ बोर्ड भंग होगा? देश की संपत्तियों पर वक्फ कब्जा करता ही जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब चंद्रमा की शिव शक्ति पॉइंट पर भी वो दावा ठोकने लगे। तमिलनाडु में तो इसने पूरे के पूरे गांव पर ही दावा ठोक दिया था, जबकि गांव में मंदिर भी है। क्या न्यायिक सुधार हो पाएगा? कॉलेजियम सिस्टम के तहत जज ही जज को चुनते हैं, ये जज आलतू फालतू बयानबाजी करते रहते हैं, तो जुडिशियल रिफॉर्म जो है वो तो कितने समय से पेंडिंग है। क्या पीओके वापस आ पाएगा? सहयोगी पार्टियां इन सब में सरकार का साथ देंगी? विपक्षियों ने तो अपने एजेंडे को लागू करने की शुरुआत भी कर दी है, अभी सरकार भले ही चालू न हुई हो। पंजाब के चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की कर्मचारी कुलविंदर कौर ने थप्पड़ जड़ दिया कंगना रनौत को, जो अभिनेत्री भी है, हाल ही में सांसद बनी है मंडी से। थप्पड़ की जगह बंदूक भी हो सकती थी। इंदिरा गांधी की हत्या खालिस्तानियों ने इसी तरह बंदूक से ही की थी। स्पष्ट है कि ऐसी हरकत पर कार्रवाई होगी। फिर इन ये जो सुरक्षाकर्मी है, जैसे ही कार्रवाई होगी इन्हें नायिका बनाकर पेश कर दिया जाएगा। मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेंगे, उसके परिवार का दर्द दिखाएंगे। पंजाब के लोगों के मन में ये बिठा दिया जाएगा कि आपकी बेटी का मोदी सरकार उत्पीड़न कर रही है। एक आध जगह विरोध प्रदर्शन होंगे, हो सकता है कि कल को कुलविंदर कौर को टिकट देकर चुनाव लड़ा दिया जाए। जब अमृतपाल सिंह जीत सकता है तो कोई भी जीत जाएगा। अमृतपाल की जीत को साधारण मत समझिए। वो जिस खडूर साहिब लोकसभा सीट से जीता है वो पंजाब के 4 जिलों में फैला हुआ है, यानी पंजाब के 4 जिलों ने मिलकर उस खालिस्तानी आतंकवादी को जिताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को अब और मजबूत करना होगा। वो गुरुद्वारों में मत्था टेकते हैं, सेवा करते हैं, सिख गुरुओं को याद करके सम्मान करते हैं, ऐसी तिथियों पर ट्वीट करते हैं, करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलवाते हैं, पगड़ी वो पहनते हैं। इसके बावजूद पंजाब में भाजपा को एक अदद सीट तक नहीं मिली। और अब तो किसान ये जो है आंदोलनकारी कुलविंदर कौर के समर्थन में आने लगे हैं। हरियाणा में आप देखिए, मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर उनकी जगह नायब सिंह सैनी को लाया गया। फिर वहां भाजपा 5 सीटें ही जीत सकी और इतनी ही सीटें कांग्रेस को गई। पिछली बार भाजपा ने यहाँ 10 में 10 जीता था, यानी क्लीन स्वीप। वहां विधानसभा चुनाव अब होने हैं। 48 लोकसभा सीटों वाली महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन मात्र 17 सीटें ही अपने नाम कर पाई। पिछली बार अकेले भाजपा ने 23 सीटें जीती थी और 18 गठबंधन पार्टनर रही शिवसेना को गई थी। झारखंड में 5 साल रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार चली, फिर हार मिली। रघुवर दास को राज्यपाल बनाकर उड़ीसा भेज दिया गया और बाबूलाल मरांडी को वहां पार्टी की कमान दी गई। हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार में जेल गए। यहाँ भाजपा ने 14 में से 8 सीटें जीतकर संतोषजनक प्रदर्शन किया है। यहाँ भी विधानसभा चुनाव होना है। रही बात बिहार और दिल्ली की, तो वहां लोकसभा में मोदी के नाम पर वोट पड़ते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा की दुर्गति होती रही है। अगर भाजपा ने जल्द बड़े बदलाव नहीं किए तो यकीन मानिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर दिल्ली की सातों सीटें भाजपा के खाते में जाती है। बिहार में 40 में से इस बार भी 30 सीटें गई है, पिछली बार 39 गई थी। और एनडीए की एक तरह से बिहार ने समझिए कि लाज रख ली है। अब देखिए आगे क्या होता है। क्या शिवराज सिंह चौहान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? विदिशा से वो 8.25 लाख से भी अधिक वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो ये भी एक सवाल है कि क्या जेपी नड्डा को हटाया जाएगा? इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा?
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की अटकलें लग रही है उधर, लेकिन ऐसा होगा नहीं मुझे लगता है। टिकट वितरण में बताया जा रहा है कि उनकी खास भूमिका नहीं थी। महाराष्ट्र में जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। संजय राउत शिवसेना यूबीटी वाले कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पर दबाव डालने के लिए ये जो है इन्होंने ऐसा किया है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और मैं लगातार विश्लेषण लेकर आता रहूँगा एक अलग एंगल से, अलग तरीके से। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन दबा लें। सब्सक्राइब तो जरूर करें क्योंकि वीडियो आप तक पहुँचते हैं, आपको पता नहीं होता है कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, मैं अनुपम के सिंह आपसे फिर से मिलूंगा।